हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमिया में। इस सीरीज़ में हम एम लक्ष्मीकांत के जो सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ बनते हैं उस बुक से वो डिस्कस करेंगे। और ये एमसीक्यूज़ एम लक्ष्मीकांत में जैसे कि चैप्टर दिए गए हैं तो चैप्टर वाइज ही होंगे, यानी कि चैप्टर इसमें दिया नहीं गया होगा वीडियोज़ में, चैप्टर वाइज है लेकिन उसी सीक्वेंस में बनाए गए हैं ताकि आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ते जाएँ और यहाँ से एमसीक्यूज़ सॉल्व करते जाएँ। तो मेनली इसमें एमसीक्यूज यूपीएससी और जो स्टेट पीएससी है उसको टारगेट करके बनाए गए हैं। तो इस पहले लेक्चर में हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी? ए विनियमन अधिनियम 1757, बी विनियमन अधिनियम 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या चार्टर अधिनियम 1813। तो वीडियो को पॉज करके आप आंसर देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सेंट्रलाइजेशन इसमें ऐसे किया गया था कि बम्बई एवं मद्रास के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। और इसमें क्या प्रोविज़न था, बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें क्या बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी इस एक्ट के द्वारा। और 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, इसमें कंपनी के जो मोनोपोली थी व्यापार को लेकर के वो ख़त्म कर दी गई थी चाइना के साथ और चाय, इन दो को छोड़ करके। साथ ही जो मिशनरीज़ हैं उनको आने के लिए छूट दी गई थी और 1 लाख रुपए शिक्षा के ऊपर खर्च करने की बात की गई थी 1813 वाले में। तो ये कुछ अधिनियम ये याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई? 1861 का अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत शासन अधिनियम 1858 और पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसका उत्तर है 1861 का अधिनियम। इसी में पोर्टफोलियो सिस्टम भी आया था और वायसराय को अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति प्राप्त हुई थी। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में दिया गया है कि वायसराय को अध्यादेश, तो इसमें दो ऑप्शन तो अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे, बी और डी, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 उस टाइम पर तो गवर्नर जनरल होता था, वायसराय होता नहीं था। जब 1858 का एक्ट आया है तब वायसराय का पद बना है, तो 1784 और 1773 वाला होगा ही नहीं। तो आगे चल के हम ऐसी टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे पेपर से, एग्ज़ाम से पहले, जिसमें आपको आपकी जो बेसिक नॉलेज है, अगर एक्चुअल फैक्ट पूरा नहीं पता है तो बेसिक नॉलेज को यूज़ करते हुए कैसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करें। तो यहाँ पे दो ऑप्शन निकल जाएंगे, तो ए बचता है और सी, तो इसमें से 1861 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा को स्थापित करने का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो इसका उत्तर है एम.एन. रॉय के द्वारा। ये 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा को स्थापित करने के लिए प्रस्ताव रखता था और ये एक साम्यवादी आंदोलन के प्रणेता थे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था? तो इसके लिए ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, बी कैबिनेट मिशन, सी अगस्त प्रस्ताव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है बी कैबिनेट मिशन। इसमें 3 लोग थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैंथिक लॉरेंस, ये 3 इसके सदस्य थे। ये 1946 में ये मिशन आया था और क्रिप्स मिशन 42 में आया था, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में। अगस्त प्रस्ताव 40 में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कोलकाता सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था? तो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें फेडरल कोर्ट की बात की गई थी, संघीय न्यायालय, ना कि सुप्रीम कोर्ट।
पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। चार्टर एक्ट के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया पीछे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन व्यवस्था में कानून बनाने की प्रक्रिया से जुड़ा प्रथम भारतीय था? तो जैसा कि आपको पता है, ब्रिटिश कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। तो इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में कानून बनाने की प्रक्रिया से जुड़ने वाला प्रथम भारतीय, या ब्रिटिश कार्यकारिणी से जुड़ने वाला प्रथम भारतीय, तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट को संवैधानिक सुधारों के लिए श्वेत पत्र की संज्ञा दी जाती है? ए, नेहरू रिपोर्ट, बी, साइमन कमीशन रिपोर्ट, सी, हिल्टन यंग कमीशन रिपोर्ट, या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है साइमन कमीशन की रिपोर्ट। साइमन कमीशन 1927 में बनाया गया था, नवंबर 1927 में। ये 7 सदस्यीय एक वैधानिक आयोग था और इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया था भारतीयों के द्वारा। और इसी की रिकमेंडेशन के ऊपर भारत शासन अधिनियम 1935 बना था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा बैठक की अध्यक्षता की गई थी। ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद जब दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को 1946 में ही, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। B.R. अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और S.C. मुखर्जी ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? और ऑप्शन है इसका पहला जवाहरलाल नेहरू, बी मोतीलाल नेहरू, सी B.R. अम्बेडकर, या डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर होगा ए जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि आगे चल करके संविधान की प्रस्तावना बना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत में द्वैध शासन की नींव पड़ी थी? भारत शासन अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909 और चार्टर अधिनियम 1913, या फिर चार्टर अधिनियम 1833। तो इसका उत्तर होगा 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। और भारत सरकार अधिनियम 1909, इसको मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। चार्टर अधिनियम 1813, ये हमने पीछे डिस्कस किया है। चार्टर अधिनियम 1833, इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल बने थे भारत के। और इसमें जो चाय और चीन के साथ व्यापार की मोनोपोली थी वो भी खत्म कर दी गई थी। बाकी जो और भी प्रोविजन है तो आगे जब पूरी लक्ष्मीकांत हम डिस्कस करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान के किस भाग में प्रतिबिंबित होता है? तो भी हमने पीछे डिस्कस किया है कि प्रस्तावना। और अगला है, केंद्रीय शक्ति एवं संविधान समिति ये किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी? मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका उत्तर होगा डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये मोतीलाल नेहरू ये किसी भी समिति के अध्यक्ष नहीं थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये 2 समितियों के अध्यक्ष थे। एक तो मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित जो परामर्श समिति उससे, और एक जो SC/ST से संबंधित समिति थी उसके अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, ये 2 अलग अलग समितियां इसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सत्य है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। भारत के राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत को 22 जून 1947 को अपनाया गया। तो इसका उत्तर होगा एक और राष्ट्रीय ध्वज, हाँ इसका उत्तर होगा एक और दो। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को, और 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था, और इसी दिन राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या क्या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? संप्रभु, समाजवादी, गणतंत्र और लोकतांत्रिक। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द संविधान में जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो इसका उत्तर होगा केवल बी। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये 1976 में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा बताया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 22 जनवरी 1947, 24 जनवरी 1950। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, और 22 जनवरी 1947 को ये पारित किया गया था, यानी कि पास कर दिया गया था, और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। यही डेट उसमें दी गई है। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी जिसमें सबने सिग्नेचर किया था, और 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो जैसे कि प्रस्तावना की भाषा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तीनों नागरिकों को सुनिश्चित करने की बात की गई है उसमें। तो इसका उत्तर होगा सी, यानी कि ये तीनों। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है? पहला है इसमें आर्थिक, वैचारिक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आस्था और विश्वास की स्वतंत्रता। तो आगे उसमें कहा गया है कि विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। तो आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, बाकी विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, आस्था और विश्वास की स्वतंत्रता की बात की गई है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद के माध्यम से प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग घोषित किया? तो इसका उत्तर है केशवानंद भारतीवाद, 73 में जो आया था। 1960 में जो बेरूबाड़ी मामला आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। मेनका गांधीवाद, आप ये आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, और A.K. गोपालन भी मूल अधिकारों से ही रिलेटेड है, लेकिन आर्टिकल मुझे याद नहीं, शायद इसमें आर्टिकल 19 और आर्टिकल 22 इन दोनों से ये रिलेटेड है, A.K. गोपालनवाद। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी कहा गया है? तो प्रस्तावना को 1960 में जो बेरूबारी वाद आया था उसी में कहा गया था कि ये संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है और ये संविधान का भाग नहीं होगी। अगला है, संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के सदस्य थे आईएनसी तथा एमएल यानी कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा चुने हुए? तो नहीं थे। भारत के वायसराय द्वारा मनोनीत? ये भी नहीं होगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा चुने हुए? ये भी नहीं होगा। ब्रिटिश राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने हुए?
तो जो संविधान सभा थी उसके सदस्य आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत थे। तो इसका उत्तर डी होगा, जो सबसे नियरेस्ट है। निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं? मौलिक अधिकार प्रकृति में निरपेक्ष हैं। दूसरा है कुछ अधिकार सभी के लिए हैं। तीसरा है वे अलग या स्थायी प्रकृति के नहीं हैं। तो निरपेक्ष नहीं है मौलिक अधिकार, तो पहला गलत हो जाएगा, और अगर पहला गलत होगा तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। सही उत्तर होगा इसका सी, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट सार्वजनिक अधिकारियों को उनका कर्तव्य पालन कराने के लिए जारी की जाती है? तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, परमादेश, इसमें आदेश दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से जुड़ी हुई है? फंडामेंटल मौलिक कर्तव्य, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जो कि 1976 में बनाई गई थी जब इमरजेंसी लगी हुई थी, तो इसी में मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की सिफारिश की थी, और इसने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। बाकी ये 2 आप कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं? नामित और वास्तविक प्रधान ये होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व भी होता है, राजनीतिक एकरूपता भी होती है, एकल सदस्यता नहीं होती है। तो इसका उत्तर होगा बी, पहला, दूसरा और तीसरा। मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं क्या? थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं नहीं है? मजबूत केंद्र, ये नहीं है ये, और एकल संविधान, ये भी नहीं है, लचीला संविधान, ये भी नहीं है, आपातकालीन उपबंध, ये भी नहीं, यानी कि इसका उत्तर होगा डी, ये चारों नहीं है। ये अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निवारक और उपचारात्मक दोनों है? तो इसमें इसका उत्तर होगा सर्टियोररी, ये निवारक और उपचारात्मक दोनों है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने निम्नलिखित में से किसे संविधान की अंतरात्मा कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने मूल अधिकार और डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा है, अंतरात्मा कहा है। प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन में आपको यह ध्यान देना है कि कहां पर सत्य लिखा हुआ है और कहां पर असत्य लिखा हुआ है। यह संविधान की व्याख्या में सहायक है, तो ये सही है। कानून द्वारा लागू करने योग्य है, ये गलत है। उस स्रोत को नहीं दर्शाती जिससे संविधान अधिकार प्राप्त करता है, ये भी गलत है। इसमें कभी संशोधन नहीं किया गया, ये भी गलत है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, तो संशोधन एक बार किया गया है। और हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, पहला। इसमें शुरू में ही दिया गया है कि हम भारत के लोग, यानी कि इसका स्रोत कौन है वो दर्शाता है, प्रस्तावना दर्शाती है। निम्नलिखित में से कौन सी संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? शक्तियों का विभाजन, ये विशेषता है, संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन। संविधान की सर्वोच्चता, ये भी संघीय संविधान की विशेषता है। दोहरी नागरिकता, ये भी है। और मजबूत केंद्र, ये नहीं है। ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। संघीय शासन होगा यहाँ पे, संविधान नहीं होगा, संघीय शासन की विशेषता। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है? तो इसका उत्तर होगा कनाडाई मॉडल। हमारा जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडाई मॉडल से प्रेरित है। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन संसद में साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा, देख लेते हैं पहले, डीपीएसपी में संशोधन, ये विशेष बहुमत से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव, ये भी विशेष बहुमत से होता है। विधान परिषद का उन्मूलन तथा निर्माण, ये साधारण बहुमत से होता है, तो ये सही हो जाएगा। नागरिकता देना तथा समाप्त करना, तो ये भी साधारण बहुमत से होता है, तो इसका उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करना है। पहली अनुसूची, तो इसमें राज्य और यूटीज के नाम दिए गए हैं। 8वीं अनुसूची, इसमें भाषाएं दी गई हुई हैं। 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल से संबंधित कानून है। और 6ठी अनुसूची, इसमें
असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम, इनसे संबंधित स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। तो इसका उत्तर होगा पहले का डी। पहले का डी किसमें है? तो अगर आपको एक भी इसमें पता है तो आसानी से हो जाएगा, पहला अगर आपको पता है तो हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था। ये 69 में शायद आया था, 1969 में। पहले 21 साल थी, बाद में घटाकर 18 साल कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता उन्मूलन निम्नलिखित में से किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें आर्टिकल 23 और 24 आता है, तो इसमें तो नहीं होगा। संस्कृत ये 29 और 30 इसमें आता है, ये भी नहीं होगा। समानता का अधिकार ये 14 से 18, तो इसी में होगा आर्टिकल 17 जो कि अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 4 में निहित डीपीएसपी किस देश से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। सिक्किम को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? 35वां, 44वां, 36वां या 42वां? तो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया था, एसोसिएट स्टेट, और पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें के दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फजल अली आयोग के सदस्य नहीं थे? तो केएम परिक्कर और एचएन कुंजरू ये थे, इसके धर नहीं थे फजल अली आयोग के। ये भाषाई आधार पर राज्यों को बनाने के लिए जो आयोग का गठन किया गया था 1953 में, और इसने अपनी रिपोर्ट 56 में सौंपी थी। इसके 3 सदस्य थे, फजल अली इसके अध्यक्ष थे और केएम परिक्कर, एचएन कुंजरू ये इसके सदस्य थे। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग नहीं बनाया गया था? तो इसके धर आयोग भी संबंधित है, जेवीपी आयोग भी संबंधित है, सरकारी आयोग नहीं संबंधित है, फजल अली आयोग संबंधित है। ये सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से संबंधित है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से बिंदु डीपीएसपी में जोड़े गए थे? बच्चों के विकास के लिए स्वस्थ अवसरों की उपलब्धता, ये जोड़ा गया था। गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता तथा न्याय की उपलब्धता, ये भी जोड़ा गया था। तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए इसमें, ये और ये। पहला और चौथा अगला देते हैं। समान नागरिक संहिता ये पहले से था, ग्राम पंचायतों का गठन ये भी पहले से था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि 1। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया? 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके द्वारा आर्टिकल 21 में का जोड़ा गया था और इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया था प्रारंभिक शिक्षा को। और इसी के द्वारा डीपीएसपी में भी संशोधन किया गया था और मौलिक कर्तव्यों में भी 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? निर्वाचित सांसद शामिल होते हैं, निर्वाचित विधायक ये भी शामिल होते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य ये भी शामिल होते हैं, संसद के मनोनीत सदस्य ये शामिल नहीं होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के कार्य क्या क्या हैं? संसद सत्र को बुलाना और सत्रावसान करना, ये राष्ट्रपति का ही कार्य है। सत्र का जो स्थगन होता है वो स्पीकर करता है। 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करना, ये भी राष्ट्रपति करता है। लोकसभा के स्पीकर की नियुक्ति ये नहीं करता है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है अपने बीच से ही। प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन, तो आर्टिकल 280 आपको पता ही होगा, वित्त आयोग से संबंधित है और ये राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वीटो का चलन भारत में नहीं है?
तो क्वालिफाइड वीटो का चलन भारत में नहीं है, बाकी 3 वीटो पावर दी गई है राष्ट्रपति को भारतीय। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की योग्यता नहीं है? 35 साल की आयु योग्यता है। राज्यसभा के सदस्य बनने की ये योग्यता नहीं है। राष्ट्रपति के लिए है कि वो लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, और उपराष्ट्रपति के लिए है कि वो राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। लाभ के पद पर ना हो, ये है। भारतीय नागरिक होना चाहिए, ये भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। कम्यूटेशन, इसका अर्थ क्या है? कम्यूटेशन को हिंदी में बोलते हैं लघुकरण, जिसका अर्थ होता है कि दंड की प्रकृति को हल्का कर देना, यानी कि अगर मृत्यु दंड दिया गया है तो उसको आजीवन कारावास में बदल देना। अगला है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 112, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है, यानी कि बजट शब्द नहीं दिया गया है, उसकी जगह पर दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। 113, ये आपको बताना है किससे रिलेटेड है। अनुच्छेद 123, ये सही उत्तर है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसी में दी गई है, राष्ट्रपति की। और राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में दी गई है। अनुच्छेद 124 ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालता है? तो अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तब सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक लोकसभा में सत्ता पक्ष के लिए अविश्वास की स्थिति पैदा करता है? स्थगन एवं निंदा प्रस्ताव का पास होना, धन विधेयक का पास न होना, कटौती प्रस्ताव का पास होना। अगर ये तीनों कंडीशन बनती हैं तो फिर अविश्वास की स्थिति पैदा करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अगले लेक्चर में इसके आगे डिस्कशन करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव अगर कोई हैं तो ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा ये लेक्चर इंग्लिश में भी उपलब्ध है, जिसमें ये सारे प्रश्न इंग्लिश में डिस्कस किए गए हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।